आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आज की क्लास में करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर 1। आप सभी को पता है कि बोर्ड का फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है और बोर्ड का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो चुका है कि अब जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और वो एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड आएंगे। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चा टोटली कंफ्यूज रहता है कि कैसे क्वेश्चन निकालें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी अभी तक आप करते थे, तो अब आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी अपनानी पड़ेगी और कैसे कम से कम टाइम में अपना पेपर पूरा कर सके, वो एक चैलेंज जो है सही बच्चों के सामने बना हुआ है। और कितने क्वेश्चन करें, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है सही बच्चों के सामने आ रही है। तो उसी को थोड़ा सामने आपकी हेल्प के लिए एक प्रैक्टिस पेपर बनाया 40 क्वेश्चन का, जिसमें सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जिनके आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी कुछ क्वेश्चन के लिए वो अपनाएंगे और कम से कम टाइम में हम अपना पेपर पूरा कर पाएंगे, आप वो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके सामने, HCF of 3⁻³ into 5⁴ and 3⁴ into 5⁴2, इनका HCF क्या होगा या महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो संख्या आपको दी गई भाई, इन दोनों में बताना है कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं ये बिल्कुल बहुत कम टाइम में आप कर देंगे। तो कैसे करना आपको, HCF की बात कर रहा है तो आपने देखना, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आया 5 आया, यहाँ पर 3 और 5, यहाँ पर 3 की भी कोई कितनी पावर, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 2 है। जब भी आपको HCF निकालना हो तो अब नंबर को कंपेयर किए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो HCF निकालना तो दोनों में से जो छोटी पावर होगी, जिसकी छोटी घात होगी उसको लेना है। तो आप देखिए 3 की घात यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो 3 की घात हमने 3 ले ली भाई, छोटी घात लेनी है। ऐसे 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 की यहाँ घात कितनी 4 है, यहाँ पर 2 है, छोटे वाली घात ले लीजिए 5 की घात 2। तो आप देखिए ऑप्शन में, आप देखिए ऑप्शन बी आपको आंसर नजर आ रहा है। जब भी आपको HCF निकालना है तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 के गुणनखंड है और यहाँ पर कितना है 5 के हैं, यहाँ भी 3 और 5, तो दोनों में कॉमन है भाई। तो दोनों को कंपेयर करना, जो भी छोटी घात होगी वो आप उठा लीजिए दोनों की, या 3 की छोटी घात उठा लीजिए यहाँ से 5 की, वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे LCM पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे LCM पूछा होता कि महत्तम लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आप देखेंगे दोनों में से जो बड़ी घात है, बड़ी घात 3 की देखे, और 3 की घात 3 है, यहाँ पर 3 की घात 4 है, बड़ी घात है वो हम ले लेंगे, और यहाँ पर 5 की बड़ी घात क्या है 4 है, वो ले लेंगे। तो बड़ी घात आंसर हो जाएगा जब LCM पूछा जाएगा, HCF पूछा जाएगा तो छोटी घात आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप कुछ सेकंड में इसको आप सोल्व कर देंगे, ये तो आप देखते ही सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, if n is a natural number then 25⁻²n minus 9⁻²n is always divisible by, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 25 की घात 2n माइनस 9 की घात 2n हमेशा किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आपके सामने, 16 से विभाजित होगा, 34 से, बोथ 16 34 और नन ऑफ दीज। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, जब इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखिए, दोनों की घात सेम है 2n। तो ये एक फॉर्मूला होता है a⁻² माइनस b⁻²n। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, तो ये हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये इसके दो फैक्टर होते हैं भाई, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी से भी डिवाइड होगा ये और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 25 यहाँ पर, तो 25 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ a, 25 का मतलब क्या हुआ a, इसकी पावर 2n है, और 9 का मतलब यहाँ पर क्या है b, 9⁻²n है। तो a का मतलब 25 है और b का मतलब क्या है 9 है। तो मैंने बताया इसके दो फैक्टर होंगे, वही हमेशा डिवाइड करेंगे, इसको 25 प्लस में 9 कर दीजिए और दूसरा जो हो जाएगा 25 माइनस में 9 कर दीजिए। इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब 34 और 16 दोनों ही संख्याएं इसको डिवाइड कर सकती हैं, तो बोथ 16 एंड 34। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल x² + 3x + k is 2
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 हो तो के का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। एक आपको इसमें द्विघातीय बहुपद दे रखा है भाई, पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। एक शून्य आपको जब गिवन हो, एक जीरो आपको गिवन हो, वो यहाँ पर कितना है 2, एक शून्य का आपको 2 दे रखा है, तो आप समझ लीजिए ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू x की होती है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमारा जो बहुपद है वो x की फॉर्म में है, वो x के रूप में है। अगर ये y के रूप में होता तो ये y की वैल्यू होती, अगर ये x के रूप में है तो इसका मतलब x यहाँ पर कितना रखना, हमने 2 रखना है। तो जो भी हमारा वेरिएबल होगा, जो भी हमारे यहाँ पर जो चर संख्या होगी, चर होगा यहाँ पर, चर पद होगा, उसमें क्या रखेंगे हम, जो भी वैल्यू आपको गिवन है, जो शून्य का आपको गिवन है वो रख दीजिए। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है, इसमें x की जगह आप 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे और इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे भाई, क्योंकि ये इसका शून्यंक है। इसका मतलब इसको जब x की जगह रखेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब इसका ये 0 हो जाए तो इसका मतलब जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 के इक्वल इसको रख सकते हैं, 0 के बराबर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, प्लस के। तो आप ध्यान से देखें यहां से कितना भाई 10 प्लस के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू -10, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपको पता है। तो -10 देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन को आप ऐसे रटे नहीं, बस पैटर्न को समझे, कंसेप्ट क्या है उसको समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है, डिजिट बिल्कुल सेम भी आ सकती है और थोड़ा सा डिजिट में वेरिएशन भी आ सकता है। तो आप ध्यान से समझे कॉन्सेप्ट क्या है। अगर क्वेश्चन आएगा तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव भी होता है, तो जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3, 5 या कुछ थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा। तो आप इसको रटे नहीं, आप पैटर्न को समझे, इसको कंसेप्ट को समझे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ के इज। कैसे करना देखिए भाई, एक पॉलिनोमियल px आपको दे रखा है, एक बहुपद px आपको पता है, उसका जो एक शून्यंक है, एक जीरो है, वो दूसरे वाले का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप बताइए के की वैल्यू क्या होगी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है वही, देखिए ये बहुपद आपको दे रखा है, इसके 2 शून्यंक होते हैं, क्योंकि इसकी 2 पावर है भाई। देखिए आप देखिए 2 शून्यंक हो सकते हैं, तो एक शून्यंक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा है। तो आप बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी, के का मान यहाँ पर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी रेसिप्रोकल वर्ड आपको मिल जाए, रेसिप्रोकल पे ध्यान दीजिए भाई, मतलब हिंदी वाले किस पे देंगे, व्युत्क्रम पे ध्यान दीजिए। जब भी व्युत्क्रम आ जाए तो आपको क्या चीज यूज करनी, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिना टाइम खराब किए हुए आपको बहुत जल्दी किस फॉर्मूले पे जाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यंकों का गुणनफल। वो क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस फॉर्मूले पे जाना है जब भी आपको रेसिप्रोकल मिलेगा कि एक शून्य दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा अगर यहाँ पर शून्य नहीं पता हमें, अब ये हमारे को बता दिया कि एक शून्य दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक शून्य हमारा अल्फा है, अगर एक शून्य हमारा अल्फा है, तो जो बीटा होगा वो दूसरी इसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 1 बटे अल्फा। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे, अपोन में कुछ नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपोन में अल्फा। इसका मतलब 2 शून्य होते हैं, 2 जीरोज होती हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपोन में अल्फा, क्योंकि एक शून्य दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां अल्फा वहां तो अल्फा रहेगा, बीटा की जगह 1 अपोन में अल्फा आ जाएगा, क्योंकि एक शून्य दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। सी क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी होता है और कांस्टेंट टर्म वो सी होता है। यहां पर ए कितना है 5 है, बी कितना है 13 है और सी कितना है हमारा के है। तो रखिए वैल्यू इसमें, सी की वैल्यू क्या है के और ए की वैल्यू क्या है 5। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 1, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 1 जा 5, तो के की वैल्यू क्या आ गई, तो के की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, के की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus py is equal to 8 and x plus y is equal to 6 have no solution। p के किस मान के लिए समीकरण 2x plus py is equal to 8 और x जमा y बराबर 6 का कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन इसमें आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन दे देते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए इसमें। ऑप्शंस आर 3 2 4 5 3 2 4 5। पी का मान बताना भाई। ये दो समीकरण आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, कंडीशन साथ में दी गई है कि दे हैव नो सॉल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे चैप्टर 3 से रिलेटेड इक्वेशन। चैप्टर 3 में आपको फॉर्मूले बताए गए हैं जो हमने पहले वीडियो बनाई भी थी और आपको भेजी भी थी हमने। सभी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उसमें और सभी को समझ में आई थी। तो वही पैटर्न हम यूज करेंगे। एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं मैं कि जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं जैसे a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो यहीं से हमने आपको बताया था कि कंडीशन 3 होती है, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की और मैनी सॉल्यूशन की। तो यहां पर कंडीशन कौन सी लगने वाली है भाई? नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। जब आपको ध्यान होगा कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2, नॉट इक्वल है c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन किसके लिए होती है? ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो पहले दो इक्वेशन आपके समझाने के लिए मैं आपको यहां लिख देता हूं। 2x py इज इक्वल टू 8 और x प्लस y इज इक्वल टू 6। अगर इसको हम ध्यान से समझे, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है, y का b1 और कांस्टेंट टर्म c1। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट a2, y का b2 और c2। तो अब ध्यान से देखें, इसमें यहां पर a1 हमारा ये है, ये b1 है, ये c1 है। a2 हमारा x के साथ कोई भी नंबर नहीं तो 1 होता है, y के साथ कोई भी नंबर नहीं तो 1 होता है और ये c2 है। तो हमने कहा कि नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन पे आपने ध्यान देना है कि देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए ये कंडीशन होती है भाई। ये कंडीशन आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे हम, कौन सी? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। वैल्यू पुट करिए, a1 की वैल्यू देखिए। अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो a1 हमारा कितना है? a1 हमारा 2 है। a2 हमारा कितना है? a2 हमारा है 1, क्योंकि x के साथ कोई भी संख्या, कोई भी नंबर नहीं है तो 1 होता है। इज इक्वल टू b1 हमारा कितना है? p है और b2 हमारा कितना? 1 है। नॉट इक्वल टू c1 c2 कितना भाई? 8/6। तो नॉट इक्वल टू इसको आप छोड़ दीजिए, जो इक्वल चीजें उनको लेके चल पड़िए। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2, p 1 जा p, तो p की वैल्यू कितनी आई भाई? p की वैल्यू 2 आई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं, पूरे चांसेस हैं। आपके 3 केसेज हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपको पता है ये क्वेश्चन तो हमारा यही खत्म हो गया। अगर लगे तो मैं आपको बात बताऊं, अगर कंडीशन ये होती कि यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन की क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये यूनिक सॉल्यूशन की या अद्वितीय हल के लिए होती है। और मैनी सॉल्यूशन की आ जाएगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो तीनों इक्वल होते हैं। तो तीनों कंडीशन में से कोई ना कोई एक कंडीशन में क्वेश्चन आता है। आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप पैटर्न के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है देखिए। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब ये हमने दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के मेथड हमने पढ़े हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। लेकिन सबसे इजी हमने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड हम सबसे इजीली लगा सकते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड इस पर लगाते हैं तो हमने पढ़ रखा है या तो x वाली टर्म को या y वाली टर्म को इक्वल करते हैं। अब इसको इक्वल करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर, और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी बड़ी मल्टीप्लाई आएगी। तो ऐसे एलिमिनेशन लगाना जैसे हम नॉर्मली लगाते थे क्वेश्चन पे,
वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें आपका बहुत टाइम खराब होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को? अब बच्चे इसमें ऐसे भी करते हैं, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे ऐसे भी कर सकते, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ऑप्शन में देखो x2 है, y3 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 यहाँ रखे, इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे x की वैल्यू 2 सोल्व करिए, -74 के इक्वल आ गया, तो ये वैल्यू है हमारी। लेकिन ये भी आपका कोई डेफिनेट परफेक्ट इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन फर्स्ट आ गया तो बिल्कुल ठीक है, आपका टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन जरूर नहीं कि ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन या इसका आंसर हो। अगर इसका सी ऑप्शन आंसर आ गया तो आपको 3 बार वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, इसमें भी बहुत टाइम लग सकता है। तो फिर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, कैसे इसको सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बड़ी बड़ी संख्याएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 152, x के साथ जो संख्या 152 है, जो यहाँ पर x के साथ है, दूसरी इक्वेशन में y के साथ है, और जहां ये जिसमें यहाँ y के साथ कितना है -378, वो इसमें x के साथ है। तो दोनों के x y के जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट y से, इसका y का x से मैच करते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को कैसे करते हैं? हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट समझिए, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को आप लिख लीजिए और दोनों को आप सिंपली क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। सिंपली क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 378 में से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा भाई 6, 7 में से 5 कितना बचेगा भाई 2, 3 में से गया 2। अब माइनस वाली बड़ी संख्या यहाँ पर, तो माइनस का 226x यहाँ बचेगा। यहाँ से देखिए भाई 378 प्लस में 152, प्लस माइनस माइनस, माइनस की बड़ी संख्या तो -226y, इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस साइन का रहेगा माइनस का 678 माइनस का भाई। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, माइनस का 226 -226 कॉमन है इसमें से, तो -226 आपने कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस y इज इक्वल टू -678, 678, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, 226 को कहाँ ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू इसके डिवाइड में ले जाएंगे भाई। अगर इसको हम काट के देखेंगे, अगर 3 से करते हैं, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 6 और 7, 3 2 6, ये 3 से पूरा कट जाएगा भाई। तो x प्लस वाई कितना आएगा जी, x प्लस वाई ये 3 आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हुई, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, जो इक्वेशन यहाँ आपको मिली इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह लीजिए आप। अब ध्यान से देखिए, हमने दोनों इक्वेशन ली, दोनों को सिंपली प्लस कर दिया है, और जो भी हमारे पास इक्वेशन निकल के आई वहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इन इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लीजिए, 152x -378y इज इक्वल टू -74, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है उसको एक बार दोबारा से आप लिख लीजिए। इसका प्रोसीजर यही है भाई, और अब की बार इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो आपको पता है साइन चेंज होते हैं। ये माइनस की टर्म है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, साइन चेंज कर देते हैं जब भी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखना ये प्लस भाई, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 2 कितना हो, 10, 7 5 12 और 1 13, 3 4 और 5, 530x, 530x आ गया बेटा। इन दोनों को देखो, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 530y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, 604 ये प्लस है, ये माइनस है भाई, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 530 प्लस का आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो कितना आएगा 530 आएगा, 530 आएगा जी। ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 530 कॉमन है, 530 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, ये कट जाएगा डिवाइड में जाके भाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 1। इक्वेशन नंबर 4 कह लीजिए। अब हमने क्या किया, सिंपली एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया, एक बार दोनों को माइनस कर दिया, तो इन दोनों से एक एक इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सिंपल इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गया आपके पास। अब इन दोनों पे एलिमिनेशन लगा दीजिए एक बार दोबारा से। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए y से y कैंसिल, 2x, ये कितना बचा भाई 4, तो x की वैल्यू कितना है 2 आई। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में या फोर्थ में रख लीजिए।
अगर x की वैल्यू को यहाँ रखते हैं 2 + y इज इक्वल टू कितना है 3 और y इज इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ x2y1, x2y1 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका, क्योंकि आप कई बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये तो मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम आपको लगा है। जब आप इस प्रोसेस को खुद करेंगे और किसी को हम समझा नहीं रहे हैं, खुद निकाल रहे हैं क्वेश्चन, तो जितना टाइम हमने अभी लगाया उससे हाफ टाइम लगेगा आपको। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। इफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, एक ट्रायंगल है कोई, 3 साइड ऑफ ट्रायंगल आर ए √3a एंड √2a, देन मेजर ऑफ एंगल अपोजिट टू दी लॉन्गेस्ट साइड। देखिए एक ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई भाई, पहली a है, दूसरी √3a, तीसरी √2a है। तो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल क्या होगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, a वर्गमूल 3a वर्गमूल 2a, तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी इसमें उसके सम्मुख, उसके सामने वाला एंगल क्या होगा। ऑप्शन है 45, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपको नजर आ रहा भाई 3 साइड है हमारे पास, a √3a और √2a। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी है √3a, क्योंकि ये a है, ये a को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रूट में वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है, रूट में अगर जो बड़ी वैल्यू उसी की वैल्यू बड़ी आएगी। आपको पता है इसकी वैल्यू 1.7 होती है, इसकी 1.41 होती है। तो √3 जो सबसे बड़ी भुजा है। समझाने के लिए अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, कोई भी ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं और इसमें कहते हैं ये a साइड है, ये √2a है और ये सबसे बड़ी √3a साइड है। तो हमें बताना कि सबसे बड़ी भुजा जो ये इसके सामने वाला एंगल, तो ये एंगल हमें बताना है कि सामने वाला एंगल जो है ये कितने डिग्री का होगा। तो कैसे करते ध्यान से देखिए। ट्रायंगल को आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं भाई, जैसे ABC कुछ नाम दे सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए AC साइड सबसे बड़ी है। अब AC जो साइड सबसे बड़ी है, AC हमारा कितना है यहाँ पर √3a है। अगर AC का स्क्वायर करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो √3a का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, कितना आएगा 3। और ये स्क्वायर किसका भाई, ये स्क्वायर किसका है, ये a का भी होता है, तो 3a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा किसका, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो 3a आ जाएगा। ये सबसे बड़े वाली साइड को हमने ले लिया। सेकंड ले लो कोई भी, a भी ले लिया हमने। a भी कितना है, a भी साइड हमारी कितनी है, a है। अगर स्क्वायर करते हैं तो a भी का स्क्वायर कितना आता है, वो a स्क्वायर आता है। और तीसरी साइड हमारी क्या है, BC है। अब BC का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा, ये √2a का स्क्वायर करेंगे भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा कितना भाई, ये 2 और ये a स्क्वायर। अब ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले समझाया भी है, 6 चैप्टर जब कराया था मैंने आपको। जब भी एक ट्रायंगल में 3 साइड आपको गिवन है और ट्रायंगल के बारे में पूछा जाए कौन सा एंगल लगेगा, तो यहां पर हमेशा जो क्या लगता है भाई, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका विलोम यहां पर लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम का विलोम लगाने के लिए तीनों भुजाएं जो दी हैं उनका हमें वर्ग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने क्या किया, जो तीनों भुजाओं को का वर्ग हमने कर लिया। अब ध्यान से देखें, सबसे बड़ी भुजा नजर आ रही है हमें, इसका वर्ग कितना है, वर्गमूल 3a स्क्वायर है। ये 2 छोटे वाली भुजाएं हैं। अब AB और ये BC स्क्वायर, छोटे वाली जो भुजाओं का वर्ग है उसको जोड़ के देख लीजिए आप, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या भाई, a स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है 2a स्क्वायर है। यहाँ पर a स्क्वायर एक बार आया है, यहाँ पर a स्क्वायर 2 बार आया, तो कितना होगा भाई 3a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी 2 साइड जो हैं उनके स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया भाई। देखिए AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, उसकी वैल्यू और AC स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये बात यहां से हमारी प्रूव होगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा
तो इसका जो ये क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये एक समकोण त्रिभुज होगी। तो सामने वाला एंगल क्या होगा इसका, 90 डिग्री का होगा। तो लोंगेस्ट साइड होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और उसके सामने वाला एंगल होता है राइट एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए ऐसे कि सबसे लंबी साइड के सामने कौन सा एंगल होगा, तो हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का विलोम हम इस पे लगाते हैं। तो तीनों साइडों का वर्क कर लीजिए, तीनों भुजाओं का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। छोटे वाली जो दो भुजाएं हैं उनका वर्गों को जोड़ के देखिए, अगर दोनों का वर्ग का योग किसके बराबर आ गया, एक सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, तो एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में आपको दो त्रिभुज नजर आ रही है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजाएं 3.75, 4.5 और x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक गिवन कंडीशन क्या है इसमें, जो ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल आपको पता है, समरूप है त्रिभुज PQR के साथ क्या है, ये समरूप है, समरूप गिवन है भाई। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुज ये है समरूप है, ये सिमिलर है। हमें x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ रखा भाई ये कि जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब पहली भुजा के बटे में पहली भुजा बराबर दूसरे के बटे में दूसरी, तीसरे के बटे में तीसरी, तीनों का अनुपात, तीनों का रेशियो इक्वल होता है। लेकिन बात यह आई अब कि पहली भुजा कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है, वो कैसे करेंगे हम। ये ट्रायंगल देखो आपको सीधी सीधी नजर आ रही है, ये ट्रायंगल थोड़ी सी आपको इन्वर्टेड उल्टी नजर आ रही है, जो इसकी शेप है उससे थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। तो कैसे, अगर मैं इसको पहली भुजा मानूंगा तो इसकी पहली भुजा की कौन सी होगी, अगर ये दूसरी भुजा मानूं तो दूसरी भुजा कौन सी होगी, वो ऑर्डर कैसे लेंगे, वो सीक्वेंस कैसे लेंगे, किस सीक्वेंस में लेंगे। तो आप यहां से जो नाम गिवन होगा उसको देखेंगे। ट्रायंगल का नाम है ABC, ए से जाते हैं किस पे, बी पे, तो ए से हमें जाना पड़ेगा बी पे पहले, तो ए बी जो होगी उसकी पहली भुजा होगी, फिर बी से सी पे ये दूसरी भुजा होगी, यहाँ पे 2 लाइन खींच देता हूँ समझाने के लिए मैं, और ये तीसरी भुजा होगी, यहाँ पर 3 लाइन में खींच देता हूँ को समझाने के लिए कि ये पहली भुजा मानूंगा, ये दूसरी, ये तीसरी वाली, ठीक है जी। अब इसमें देखिए PQR, इसका ऑर्डर क्या है, PQR, P से स्टार्ट होता है, P से कहा जाएंगे Q पे, तो इसको पहली भुजा मानूंगा मैं, फिर Q से जाता हूं R पे, ये सेकंड दूसरी भुजा मानूंगा मैं, और ये क्या मानेंगे भाई हम, तीसरी भुजा मानेंगे। तो पहली भुजा के बटे में पहली आएगी, दूसरी के बटे में दूसरी, और तीसरी के बटे में तीसरी आएगी। तो कैसे करेंगे, पहली भुजा क्या है AB, तो इसमें क्या आएगा AB, इसकी पहली भुजा क्या है, अपॉन में PQ इज इक्वल टू, इसकी सेकंड वाली क्या है BC, इसकी सेकंड क्या हुई QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR या RP। तो तीनों भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है। वैल्यू किस किस की पता रख दीजिए भाई, AB कितना है, AB इसमें 6 है, AB की वैल्यू देखिए, अगर यहां वैल्यू रखें, AB की वैल्यू हमने 6 रखी, PQ कितना है इसमें, PQ देखिए 4.5 है, दिस इज 4.5 इज इक्वल टू BC कितना है, BC हमारे पास है 4, और इसमें QR कितना है X। अब हालांकि तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन हमने कोई भी दो साइड जो है, दो साइड का रेशियो यहां पर रख लिया, क्योंकि दो साइड के रेशियो से हमारा काम बन जाएगा। चाहे आप आगे वाली 2 रख लीजिए, चाहे पीछे वाली 2 रख लीजिए, एक वो जिसमें x निकालना है उसको रखते हैं, एक जिसमें दोनों की वैल्यू में पता हो उसको रखते हैं। तो हमने AB अपॉन PQ BC बाई QR को इक्वल रख लिया। इसका अगर डेसिमल हटाऊंगा तो यहां से डेसिमल हट के एक 0 ऊपर लग जाएगी, ये 60 होगा, ये 45 होगा भाई, कट जाएगा। आपको टेबल आता है देखो 15 का, 15 चौके 60 और 15 तिये 45, ठीक है जी, ये कट जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा 4 इंटू x तो कितना होगा 4x, और 4 3 जा कितना होगा 12, और x निकालना तो 4 डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है, जब भी आपको दो ट्रायंगल ऐसे देता है, एक ट्रायंगल इन्वर्टेड उसकी शेप थोड़ी चेंज कर देता है, उसका जो ऑर्डर है थोड़ा चेंज करके लिखता है वो,
तो आपको ये कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि किस साइड के अपोन में कौन सी साइड लें भाई। ये कई बार उल्टी साइड लेते हैं और हम कई बार क्या करते हैं गलत साइड लेते हैं इसके अपोन में। जैसे पहली है तो पहले इसको मान लेते हैं बच्चे, क्योंकि ये पहले नंबर पे यहाँ पे इसको पहले मान लेते हैं। और जो आंसर निकालते हैं वो आंसर कई बार ऑप्शन में भी मिल जाता है कोई ना कोई, लेकिन वो रॉन्ग होता है, रॉन्ग ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर नहीं होता। तो इसमें आप जो ऑर्डर ले रखा है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन x अपॉन y प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट y एक्सिस। उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जो रेखा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 7 को y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एक लाइन दी गई आपको, उसकी इक्वेशन दी गई है x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 7। ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कट कर रही है भाई। किसको कट कर रही है? y एक्सिस को कट कर रही है। तो आपको बताना है कि इसके जो निर्देशांक क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब ध्यान से देखिए, जब भी y एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट इस लाइन पे है और y एक्सिस पे है वो कॉमन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी x एक्सिस है, x डैश, ये y डैश। कोई लाइन ऐसे कट कर रही है भाई, तो ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है किस पे? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है इस लाइन का, उसको हमने क्या बताना है? उसके निर्देशांक बताने हैं। तो अब देखिए, अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो हमने पढ़ रखा है कि y अक्ष के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। x का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 7 और x एक्सिस के ऊपर बिंदु काट रहा, तो x का कोऑर्डिनेट 0 यहाँ रखेंगे, मतलब x की वैल्यू को 0 रखेंगे। अगर x की वैल्यू 0 रख दी तो 0 अपॉन में a, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 7। तो 0 को किसी में जोड़े या माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ये y अपॉन b इज इक्वल टू 7। अगर यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब y अपॉन b इज इक्वल टू 7 है, और y निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इज इक्वल टू 7b। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु यहां पर y एक्स पे कट कर रहा है उसमें x का कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 हो चुका है और y का जो कोऑर्डिनेट वो क्या है? 7b है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0,7b। हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे उस बिंदु के 0,7b। ऑप्शन सी देखिए, 0,7b राइट आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि y एक्स की बजाय x एक्स पे कट कर रहा है, वो अगर ये कहता है कि वो x एक्स के ऊपर कट कर रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट वहां पर हम क्या 0 ले लेते, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7a आ जाती है हमारी। तो लेकिन हमारे से पूछा किसमें? ये y एक्सिस पे कट करा, तो इस फॉर्म में पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन ए ईयर? एक वर्ष में 53 सोमवार की प्रायिकता क्या होगी? अगर यहां पर सिंपल ए ईयर लिख दीजिए, लिखे, या यहां पे लिखता है ए नॉन लीप ईयर, यहां पे लिख सकता है ए नॉन लीप ईयर, इन ए नॉन लीप ईयर, मतलब एक लीप वर्ष नहीं है। जो लीप वर्ष नहीं है, आपको पता है लीप वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366। और जो हमारा एक नॉन लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 365। और लीप ईयर हर साल 4 साल के बाद एक बार आता है, आपको पता है। तो नॉन लीप ईयर लिखे या नॉन वर्ड ना यूज कर, सिंपल ए ईयर लिख दे, तो इसका मतलब नॉन लीप ईयर ही होता है। तो आपसे पूछा कि एक वर्ष में, एक साल में, आप ये बताइए कि 53 मंडे होने की क्या प्रायिकता होगी? तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ऑप्शन हमारे पास है 1/7, 2/7, 3/7, 5/7। तो आपको पता, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक ईयर में 365 डेज होते हैं टोटल, 365 दिन होते हैं। हम क्या करेंगे? 365 को 7 से डिवाइड करते हैं। अब 7 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि एक सप्ताह में, एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज हैं। 7 से इसको हमने क्या किया? डिवाइड किया। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये 1 रिमाइंडर बचा भाई।
तो इसका आंसर कितना है 52। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और हर सप्ताह में एक मंडे आता है भाई, एक सोमवार हर सप्ताह में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 52 जो मंडे हैं, 52 मंडे तो सीधे सीधे हमारे 52 सप्ताह में हो गए। लेकिन अब क्या बचा, इसमें एक रिमाइंडर बचा था, एक दिन शेष बचा था जो इस सप्ताह से अलग है। अब एक दिन जो शेष बचा है वो एक दिन हमें नहीं पता कि वो दिन कौन सा है, वो सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, रविवार, इनमें से कोई भी एक दिन हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास 7 दिन है, 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, टोटल आउटकम हमारी कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है, और एक दिन हमारे पास है, वो एक दिन इन 7 में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होता है 1/7। तो आंसर हमारा क्या होता है 1/7, क्योंकि 52 मंडे तो यहाँ पर आ चुके हैं, और इन 7 में से एक मंडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, वो कितनी है 1/7 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि 53 मंडे होने की, मंडे की जगह संडे, वेडनेसडे, सैटरडे कुछ भी आ जाए, कोई भी दिन हो, सप्ताह का कोई भी दिन हो, अगर 53वां दिन अगर वो पूछता, 53वां मंडे, संडे, वेडनेसडे कोई पूछता है किसी भी एक सिंपल एक नॉन लीप ईयर में, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1/7 होगा। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता लीप ईयर में, अगर पूछता कि लीप ईयर में बताइए कि 53 संडे होने की या मंडे होने की क्या प्रायिकता होगी, अगर लीप ईयर ये होता तो कैसे करते, लीप ईयर में दिन होते हैं 366, फिर इसको अगर डिवाइड हम करते तो यहां पर 6 आता, तो कितना रिमाइंडर बचता भाई 2 बचता भाई, तो यहां पर आंसर आता फिर 2/7। तो आंसर हमारा कितना हो जाता 2/7। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप सिंपल अगर नॉन लीप ईयर होगा तो 1/7 आंसर आएगा हमेशा, और जब लीप ईयर आएगा तो आंसर आपका क्या होगा 2/7 होगा आंसर। तो हम प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो गारंटी के साथ आपका जो एग्जाम आप देंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। थोड़ी बहुत डिजिट किसी की चेंज हो सकती है, और एज इट इज जो डिजिट है वो भी आपको मिलने वाली है। तो आज हमने जो 40 क्वेश्चन का जो है पहले 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। कल की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।